अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, पिछले वीक से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक बहुत ही अंदर की खबर वायरल हुई। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी थी, हाउसिंग स्कीम थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उस पे चूँकि अदालत आलिया ने जो काम था उसको रुकवा दिया, उस पे स्टे ऑर्डर हुआ। तो हम सारे लोगों को ये पता चला कि ये असल में कहानी क्या है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट और पलंदरी में जो एक नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी का मंसूबा था, जो शुरू हुआ था, नोटिफ़िकेशन हुआ था, शुरू हुआ था, उस पे काम भी बल्कि शुरू हो चुका है। उस पे अदालत में चूँकि एक रिट दायर की गई, जो रिट दायर हुई पिटिशनर्स में हारिस कदीर साहब थे, शौकत हुसैन साहब थे और राजा खालिद महमूद साहब थे, जो पिटिशनर्स थे कोर्ट में। उन्होंने एक रिट दायर की और रिट में उन्होंने अपने जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो लेके वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने उस पे स्टे किया। और स्टे करने के बाद कोर्ट ने कहा कि 11 जनवरी को दोनों फ़रीक़ैन हाज़िर हों, दोनों फ़रीक़ैन आके बताएँ कि केस असल में है क्या, लोगों के क्या मसाइल हैं। उसके बाद जो कम्युनिटी जो जंगल की जो कमर्शियल अराज़ी है, जिसको 2000 रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से हाउसिंग स्कीम को अलॉट किया गया है। हालाँकि वहाँ पे अगर आप देखें रावलाकोट और उसके गिरद-ओ-नुमा में जो कमर्शियल या रोड के नज़दीक जो जगह हैं वो बहुत महँगी हैं। लेकिन इसमें जो प्राइसेज़ जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं, जो यहाँ पे प्राइसेज़ का यहाँ पे जो एक गोरखधंधा हुआ है, वो आप कहें तो बहुत ही अजीब है। लेकिन हम इस सारे जो गोरखधंधा है, इस पे चूँकि जो खबर ब्रेक हुई, जो पिटिशन हुई, इस पे जिसने काम किया, वो चूँकि आरएस कदीर साहब थे जिन्होंने काम किया और वो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। आरएस कदीर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ही अंदर की खबर थी, बहुत अंदर से आपने इस पे काम किया, आपने ढूँढ के इसको लाया। अवाम के मसाइल तो थे, अवाम के तफ़्फ़ुज़ात तो थे, लेकिन सारे लोग खामोश थे, आपने अंदर से लाया इसको। क्या आपका क्या कैसे इसको लाया अंदर से आपने? सबसे पहले मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम इशू के हवाले से मुझे यहाँ मदऊ किया। अ, बुनियादी तौर पे इस मामले पे काम काफ़ी अरसे से जारी था। 2 साल से इस पे वर्किंग जारी थी। ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं इसके हवाले से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत खबर लग ही जाती थी कि ये इस तरह का मंसूबा है। और 2 साल पहले मुझे चूँकि हम एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर या ट्रेनिंग एकेडमी बनाना चाह रहा था, उसके लिए उसने खत लिखा कि हमें जो है वो 100 कनाल अराजी दी जाए। तो इसी इलाके में हम भी मैं तजवीज़ लेके गया था महकमा माल के पास कि वो यहाँ से अराजी दी जाए उसके लिए, ताकि एकेडमी बने। लेकिन उस वक्त बताया गया था कि ये अराजी जो है वो जंगल की अराजी है और इस पे जो है वो महकमा जंगलात वाले एनओसी भी नहीं दे सकते और इस पे किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो उस वक्त तक मैं सोच रहा था कि ये खालसा सरकार है। तो उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा कि इसी जगह को जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए मंजूर कर दिया गया है। लेकिन मैंने बारहा कोशिश की उसके हवाले से कोई नोटिफिकेशन, कोई जो मंजूरी, कोई कोई इस तरह की चीज़ निकालने की मुझे मिली नहीं। 2 साल का अरसा गुजरने के बाद अभी काम शुरू हुआ इस मंसूबे पे। तो लोगों ने भी थोड़ा बहुत एतराज़ करना शुरू किया। पहले कुछ लोगों ने रुकावट डालने की कोशिश की, क्योंकि ये है मेरा अपना गांव है, लेकिन मैं शहर में रहने की वजह से मैं गया भी नहीं और मुझे मालूम भी नहीं था इस बारे में। और कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बाद अज़ां इंतजामिया ने जो है वो उस काम को रवा कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन के से 3 या 4 दिन पहले मुझे पता लगा कि वहाँ तामीराती काम शुरू हो गया है। तो मैंने उसके हवाले से फिर उसके बाद इस तमाम स्कीम के तमाम बैकग्राउंड जानने की कोशिश की, इसके तमाम कानूनी पहलू देखने की कोशिश की। तो मुझे पहले पहल जो है वो 1 हफ्ता लगा। इसके हवाले से कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक चीज़ जो है वो मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मैंने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो बनाई गई है पाकिस्तान में, उसकी वेबसाइट छानी, उसमें से कुछ चीज़ें निकाली। फिर एक टेंडर नोटिस जो है वो जारी किया गया था। वो जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी है, जो इस्लामाबाद के मुलाजमीन के लिए एक हाउसिंग का मंसूबा उसने बनाया था, उसकी वेबसाइट पे एक टेंडर नोटिस मुझे मिला।
लेकिन वो टेंडर नोटिस का लिंक था, उसकी तफसील कोई वहाँ पे शामिल नहीं थी। यानी वो टेंडर जो है वो इजरायगी के बाद जो है वो वेबसाइट से हटा दिया गया था, सिर्फ उसका लिंक मौजूद था। उसके बाद फिर मैंने उस लिंक के साथ वो लिंक तलाश किया। उसके बाद कुछ मुझे खबरें भी मिली। एक दी न्यूज़ की खबर मिली जिसमें इस हवाले से वजारत उमूर कश्मीर ने ये दावा किया हुआ था कि अब तक 90,000 लोग जो है वो एप्लीकेशंस जमा करवा चुके हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर से। और उन्होंने हर शख्स ने जो है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ 25,000 रुपये भी जमा करवाए हैं। वो मैंने फिर दरख्वास्तों के हवाले से इश्तिहार तलाश करने की कोशिश की, तो एक इश्तिहार भी जारी किया गया था जो महकमा फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से जारी किया गया था कि ये इन दोनों इदारों का मुश्तरका मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत जो है वो 100 घर तामीर किए जाने हैं हर ज़िले में। यानी 10 अजला है तो 10 अजला में 100 घर तामीर किए जाने हैं, जिनमें जिनकी तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं कि वो एक फ्लैट होगा, एक थोड़ा लग्जरी फ्लैट होगा, एक सादा फ्लैट होगा और एक 5 मरले का मकान होगा। और इन तीनों की अलग अलग प्राइसेस भी दी गई हैं कि एक 43 लाख का होगा, एक 45 लाख का होगा और एक मेरे ख्याल में 53 लाख का होगा। तो उसको आसान किस्तों के तहत जो है वो लेंगे लोग, लेकिन उसके लिए जो एप्लीकेंट्स हैं वो 25,000 के साथ अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे और फिर आखिर में कुरा अंदाजी के जरिए से पूरे आज़ाद कश्मीर में 1,000 लोगों को वो मकानात और फ्लैट जो हैं वो अलाट किए जाएंगे। उसका तरीकाकार भी ये है कि ये 50% जो है वो मुलाजमीन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, 10% वो मुलाजमीन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में या पाकिस्तान के वफाक में काम करने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशी मुलाजमीन हैं, और बाकी 40% जो हैं वो आम शहरी जो आज़ाद कश्मीर के होंगे। लेकिन वो जब मैंने ये सारी चीज़ देखने के बाद उस इलाके का विजिट किया तो उसमें एक चीज़ ये लग रही थी कि ये जाहिर है फ्लैट बनाए जाएंगे, वो उमूदी फ्लैट्स होंगे और साथ 5 मरले के कुछ मकानात बनाए जाएंगे। तो 100 कनाल अराजी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो चंद एक कनाल पे तामीर कर दी जाएंगी, बाकी अराजी का क्या किया जाएगा। और उसमें कुछ लोगों का, उनके एक जो जिम्मेदार थे, एडी थे, मकबूल गोंदल उनका नाम था, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी इस मंसूबे में हम यहाँ एक ग्रिड स्टेशन बनाएंगे, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएंगे, एक हम मस्जिद बनाएंगे, एक स्कूल बनाएंगे और कुछ इस तरह की दीगर चीज़ें हैं वो बनाएंगे और इलाके के लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि मकामी लोगों को भी आप प्लाट देंगे, तो उन्होंने कहा जी कि हम मकामी लोगों को भी प्लाट और फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा कि ये आपने एप्लीकेशंस तो पहले से वसूल हो चुकी हैं, तो मुकामी लोगों ने तो नहीं दी हुई एप्लीकेशंस, तो उनको किस तरह से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनको एकोमोडेट किया जाएगा, इसलिए कि ये जगह ज़्यादा है और फ्लैट्स कम बनने, उस वजह से हम जो है वो मुकामी लोगों को एकोमोडेट कर लेंगे। तो उस हवाले से मैंने फिर सारी उस मंजूरी का प्रोसेस देखा तो महकमा जंगलात की जानिब से एनओसी नहीं दिया गया। सबसे पहले तो महकमा जंगलात की अराजी को, 37 कनाल 2 मरले अराजी को महकमा माल की या खालसा सरकार जाहिर करके एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें 70 कनाल पलंदरी की अराजी, पलंदरी की हाउसिंग स्कीम के लिए, और 37 कनाल 2 मरले ये मोजिया पड़ाट रावलाकोट से अराजी जो है वो उसको खालसा सरकार जाहिर करके उसका नोटिफिकेशन किया गया नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए। फिर एक दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो 6 से 8 महीने के बाद किया गया, उसमें 62 कनाल 2 मरले 62 कनाल 18 मरले जमीन जो है वो अलाट की गई नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को, और उसके मुतबादल के तौर पे तहसील अजीरा से खड़ांज एक यूनियन काउंसिल है वहाँ से मैं खालसा सरकार की जो अराजी थी या सरकारी ज़मीन जो थी वो महकमा जंगलात को ट्रांसफ़र करने का उस नोटिफिकेशन में लिखा गया था। बाद अज़ां फिर खड़ांज के लोगों ने एहतजाज किया तो फिर कमिश्नर पुंछ ने या महकमा माल ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फिर ये किया कि तहसील थोराड़ से बोसा गला से एक अराजी जो है वो महकमा जंगलात के नाम मुंतकिल कर दी।
तो उस पे भी जब वो चीज़ मंजर आम पे आई तो थोराड़ के लोगों ने भी एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हम जो अराजी है, जो देश अमलात हैं, इलाके के लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको जंगल के नाम मुंतकिल नहीं करने देंगे, और वो भी उस मंसूबे के लिए कि जो हमारी तहसील में नहीं है। अगर हमारी तहसील में कोई मंसूबा बन रहा हो, उसके तबादले के तौर पे कोई ज़मीन जो है वो दी जा रही है, तो फिर हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन एक मंसूबा जो किसी दूसरी तहसील में बन रहा है, उसके लिए हमारी तहसील की ज़मीन जो है वो उसको कुर्बान ना किया जाए। तो ये एक एक इसका ओवरऑल सिनेरियो था कि जिसमें ये मंजूर की गई ज़मीन, और सारी की सारी ज़मीन जो है वो 2,000 रुपये फी कनाल के हिसाब से अलाट की गई है। पलंदरी की 70 कनाल अराजी और रावला कोट की ये 100 कनाल अराजी। बाकी चूंकि अगले मरहले में बाकी अजला में ये हाउसिंग सोसाइटी जो है या हाउसिंग स्कीमें जो हैं, उनको बनाने के लिए अराजी की मंजूरी का काम किया जाएगा। लेकिन अच्छा, जो चीज़ आरिस भाई यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन कि 2000 रुपये जो आप प्राइस मुझे बता रहे हैं, ये क्या रावला कोट की सराउंडिंग में कहीं इस प्राइस पे जमीन मिल जाती है? 2,000 रुपये कनाल पे रावला कोट में, रावला कोट की सराउंडिंग में क्या, आप बॉर्डर एरिया में भी चले जाएं तो वहां पे भी जमीन नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि ये जंगल की अराजी है, यहाँ पे चीड़ के और रेड जिसे हम ब्याड़ जिसे हम रेड कहते हैं, उसके दरख्त बड़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा सफेदे के दरख्त बहुत सारे मौजूद हैं। और सिर्फ एक एक जो दरख्त है, उसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है। और बड़ी तादाद में वहाँ पे पत्थर मौजूद है, वो पथरीला इलाका है, और बहुत बड़ा पत्थर वहाँ पे मौजूद है। तो वो उस एक कनाल से आप पत्थर और दरख्त काट के बेचें तो वो भी लाखों रुपए में बनते हैं। और उस पूरी कनाल का जो है वो रेट जो है वो 2,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। दूसरी जो चीज़ है कि वो कमर्शियल एराजी है। महकमा जंगलात ने अपने तहफुजात में भी लिखा है कि ये कमर्शियल लैंड है, और इसकी कीमत जो है वो इंतहाई कम तयन करके जो हाउसिंग स्कीम के मालकान हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात यह है कि इसी जो रकबा है ये, इसके इर्द गिर्द जितने रकबा जात फरोख्त हुए, उनकी फी मरला कीमत 5 से 7 लाख रुपए जो है वो तय की गई है, उसकी अदा की गई है। तो उस कैफियत में अगर देखा जाए तो ये जमीन जो है वो 5 लाख रुपए मरला जो है वो कम अज कम बनती है, जिसको 2,000 रुपये कनाल के हिसाब से 100 कनाल अराजी 2 लाख रुपए में बेच दी गई है। तो वो ये तो सीधी सीधी ये बात जाहिर हो रही है इससे कि जो हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनको उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए और सरमायाकारी के लिए जो एक इंसेंटिव देने वाली बात कही जाती है अक्सर औकात हुक्मरान तबकात की तरफ से, ये उस पैराए में ये सारा इकदाम किया गया है। वरना अगर 90,000 लोगों से आप 25,000 रुपया इकट्ठे करें और उसी मौके पे पूरा अंदाजी करके 1,000 बंदे को आप अगर पैसे देना चाहें तो 22.5 लाख रुपए आप फी पर्सन दे सकते हैं। और 2 कमरे का फ्लैट जिसमें एक वॉशरूम हो, एक किचन हो और एक ड्राइंग डाइनिंग हो, या 2 वॉशरूम हो, ये 22 से 25 लाख रुपए में 3 महीने के अंदर अंदर ये जो मकान है वो तामीर किया जा सकता है। तो ये अगर लोगों को सस्ता घर देना है तो उनसे दरख्वास्तें भी इस तरह वसूल करके कुरा अंदाजी के जरिए से देना है। तो आज ही जो 90,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, उनमें से कुरा अंदाजी करके 22.5 लाख रुपए उन्हीं पैसों से अगर आप 1,000 लोगों को दें तो वो 6 महीने के अंदर अंदर अपना 2-2 कमरे का मकान जो है वो तामीर कर सकते हैं। यहाँ लैंडलेस कोई भी नहीं है, पूरे एजेके में कोई लैंडलेस नहीं है, सिवाय जो अकलियती कुछ बरादरी हैं। कौन सी बरादरी हैं? जो सैनिटरी वर्कर हैं, उनके अलावा लैंडलेस कोई नहीं है। और लैंडलेस जो है उसको गवर्नमेंट जो है वो 5-5 मरले जमीन अलाट कर दे, वो भी मकान बना लेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि 2 लाख रुपए में आप 100 कनाल जमीन भी दे रहे हैं लोगों से, जो है वो 2 अरब 25 करोड़ रुपए आपने दरख्वास्तों में वसूल कर लिए। फिर इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां पे हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करेगा, और वही मकानात जो वो तामीर करेगा दो दो कमरे के,
वो मकानात जो हैं वो 45 से 55 लाख रुपए में वो आसान किस्तों में जो है वो लोग लेंगे। और उसके बदले में वो जो मालिक है, वो जो जिसको हाउसिंग सोसाइटी की तामीर का ठेका दिया गया है, जो सरमायाकार है, वो लाखों रुपए अरबों रुपए जो है वो उससे सिर्फ इसी जो सस्ता घर स्कीम है इसी से कमा लेगा। लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटियों की पाकिस्तान में तारीख रही है, उस निस्बत से देखा जाए, या यहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटी पहले बनाई गई है, जिसको रावला कोट की हाउसिंग स्कीम कहा जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस जगह पे 300 कनाल, 319 कनाल जंगल की अराजी है। उसमें से एक कनाल, एक मरला, एक सरसाई भी नहीं छोड़ी जानी। वो तमाम की तमाम जो है वो हाउसिंग सोसाइटी की शक्ल इख्तियार करेगी। प्लाटों की बंदर बांट होगी। बाहर से आने वाले सरमायाकार जो हैं वो लूट मार करेंगे, इस जमीन का इस्तेसाल करेंगे। ना सिर्फ इस इलाके का माहौल बर्बाद होगा, ना सिर्फ इस इलाके का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, बल्कि एक हरा भरा जंगल जो है वो एक कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो जाएगा। और उससे फायदा जो है वो इस इलाके के या इस शहर के लोग नहीं लेंगे, बल्कि एक सरमायाकार आएगा जो आया हुआ है, वो उससे फायदा लेगा। या फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का महकमा जो है, जो अथॉरिटी है, वो फायदा लेगी। या फिर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं महकमा फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग में, वो उसका फायदा लेंगे। और इस वजह से हम समझते हैं कि एक तो ना सिर्फ जो है वो ये एक प्रॉपर्टी है पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको जो है वो कौड़ियों के भाव पे फरोख्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ वो जंगल की अराजी है जिसमें हरे भरे दरख्त हैं। और एक तरफ जो है वो इस खित्ते का बिल्कुल ठीक बड़ा है। रकबा जो वो कम हो ए, रहा है। इस बिल्कुल ठीक इलाके का है। माहौल जो है वो बर्बाद हो रहा है। आरिफ भाई, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान चूंकि हमेशा ये कहते रहे कि हम बिलियन ट्रीज लगाएंगे, हम चूंकि ट्रीज लगा के पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि जंगल को, जो जहाँ पे इतने कीमती दरख्त मौजूद हैं, उनको काटा जा रहा है सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए। और ये फॉरेस्ट एक्ट ये कहना 2017 चाह के रहा था मुताबिक कि भी। देखें, एक तरफ क्लीन ग्रीन कश्मीर का पूरा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है कि हमने जंगल के रकबे में इजाफा करना है। जंगल के रकबे में इजाफा इस तरह से किया जा सकता है कि आप आज छोटे छोटे दरख्त लगाएंगे जो 100 साल बाद जवान होंगे। उसके बदले में आप जो है वो 100 साल से जो दरख्त जवान हो चुके हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं, जो इस माहौल को, इस इकोसिस्टम को, उसमें एक तवाजन कायम किए हुए हैं, एक तनव्वे जो है उस उसको कायम किए हुए हैं। तो उस सारे जंगल को आप काट के आप बिलियन ट्री के नाम पे या क्लीन ग्रीन कश्मीर के नाम पे जो है वो नए दरख्त आज लगाएंगे जो आने वाले 100 साल में जो है वो जवान होंगे। तो दूसरे लफ्जों में ये सारी की सारी ना सिर्फ जो बड़े पहाड़ी इलाकों के जंगलात हैं उनको काट के फरोख्त किया जा रहा है, बल्कि जो शहरों के साथ उनके इकोसिस्टम को, शहरों के माहौल को बरकरार रखने के लिए जो छोटे छोटे जंगल हैं उनको हाउसिंग सोसाइटियों के कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करते हुए उससे माल कमाने की, मुनाफे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। मैंने चूंकि कल से राब्ता किया था गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि वो इस इशू पे बात करें, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस इशू पे बात करने के लिए इसकी क्या वजह हो सकती है? बुनियादी वजह यह है कि इस हवाले से मैंने तकरीबन तमाम महकमा जात से मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। तमाम के तमाम महकमा जात इस हवाले से लाइल में, या फिर उनको कोई प्रेशर है कि वो बताना नहीं चाहते। हालांकि महकमा जंगलात ने इसके हवाले से रिजर्वेशंस का इजहार किया है, तहफुजात का इजहार किया है। उन्होंने एनओसी नहीं दिया और बगैर एनओसी ये तामीराती काम नहीं शुरू कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद महकमा जंगलात जो है वो कोई खातिर खा मालूमात जो है वो देने से ग्रेज कर रहा है। इसी तरह महकमा फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग जो इस जिसके नाम पे ये सारी अराजी मुंतकिल की गई है, वो महकमा जो है वो किसी नोयत का ना, किस कंपनी को ठेका अलाट किया गया, किसने टेंडर किया, किसने उसको उस ये टेंडर खोला, कितने लोग दरखास्त दींदगान थे, किस कंपनी को अलाट हुआ, कितने में अलाट हुआ, किन शराइत पे अलाट हुआ, कोई किसी के साथ कोई ना मायदा है, ना एमओयू है, ना किसी के पास कोई इसकी तफसील है। तो उस कैफियत में अगर देखा जाए तो ये मुझे जो सीधी सीधी बात लग रही है कि ये फेडरल से, पाकिस्तान के फेडरल से ये डील होने वाला मामला है।
और चूंकि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो बनाई गई है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तर्ज पे बनाई गई है। उसके चेयरमैन जो हैं कोई लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली साहब हैं, रिटायर हैं वो। और उसके अलावा बाकी जो उसका थिंक टैंक है और जो उसकी बॉडी है उसमें ना सिर्फ वफाकी जो महकमा जाते हैं उनके सेक्रेटरीज मौजूद हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून्स मौजूद हैं बड़े बड़े पाकिस्तान के, जिसमें अब मियां आरिफ हबीब हूँ, जिसमें अकील करीम डैडी हूँ, उसमें जनाब ये क्या शौकत तरीन हूँ, और इस तरह के सारे लोग जो पाकिस्तान को नस्लों से जो है वो लूटने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े फ्रॉड केसेस में, बड़ी बड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग में, बड़ी बड़ी इस तरह की लूट मार है उसमें मुलव्वस रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे पाकिस्तान के आम लोगों का इस्तेसाल किया है, जो नाजायज कब्जे किए हैं जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे, या गरीबों की आबादियों को जो है वो उनसे उनका इनखला करवा के वहां पे कब्जे करके इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों का एक भरमार की है। तो उस पे मुझे जो चीज समझ आई है कि ये जो सारी इस पे मैंने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है या नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम है उस पे जितनी मैंने रिसर्च की है, उससे एक चीज सामने आई है कि ये मंसूबा सारा सिर्फ इसलिए लाया गया है कि एक तो जो है वो जितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जो गैर कानूनी तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज तामीर की गई हैं उन हाउसिंग सोसाइटियों को लीगलाइज करने के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए जो है वो वहां पे इसी तरह 50-50 100-100 मकानात बना के आसान एक साथ पे देने वाली जो स्कीम है उसको लॉन्च करके कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में आ गई है ये हाउसिंग सोसाइटी, तो इसको लीगलाइज किया जाए। दूसरा जो इसके पीछे पूरा मंसूबा है कि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज का चूंकि काला धन बहुत है, ब्लैक इकोनॉमी की एक भरमार है, क्योंकि एक करप्ट माशरा है, करप्ट सोसाइटी है, पूरी की पूरी मैशत करप्शन पे है, तो वो उस ब्लैक इकोनॉमी को वाइट करने के लिए प्रॉपर्टी जो है ये हाउसिंग अथॉरिटी हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं जो जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट है, नए मकानात बनाने की, इमारत बनाने की, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी तामीर करने की, ये एक वो वाहिद तरीका है कि जिसके जरिए से बहुत बड़ा काला धन जो है वो उसको वाइट किया जाता है। लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके साथ एक अलमिया मौजूद है। अलमिया ये मौजूद है कि उन हाउसिंग सोसाइटियों को आबाद करने वाला कोई नहीं है, उनकी फाइलें जो है वो बिक रही हैं, प्लाट बिक रहे हैं, फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं, उसके गिर्द जो है वो सरमाया सर्कुलेट कर रहा है, उसके गिर्द जो है वो बड़े पैमाने पे काला धन जो है वो वाइट हो रहा है। लेकिन जब हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो आबाद नहीं होती तो वो एक वक्त में जो है वो लाश देना शुरू कर देती हैं, वो फिर नुकसान का बायस बनती हैं। उस बुनियाद पे ये इनका इस प्रोग्राम को सारे प्रोग्राम को लॉन्च करने का मकसद ये था कि आप जो है वो जो आम लोग हैं, मजदूर हैं, या जो सरकारी मुलाजमीन हैं, या जो जिनकी कम उजरत है या जिनकी इनकम कम है, उनको लो इनकम लोगों को जो है वो मकान देने के हवाले से आप एक इंसेंटिव दें कि उनको सस्ते जो कर्जे बैंक गारंटियों पे जो है वो उनको मकानात दिए जाएंगे, उनकी वो किस्तें देते रहेंगे, आसान एक साथ देंगे। उसकी बुनियाद पे वो हाउसिंग सोसाइटियां जो है वो आबाद होंगी, यानी हर हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें 100 100 150 150 घर ऐसे होंगे जो फौरी आबाद हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो उस मार्केट बनती जाएगी और वो हाउसिंग सोसाइटियां जो जिनको कोई आबाद नहीं कर रहा, जो इलीगल भी हैं, एक तो लीगल हो जाएंगी और दूसरा जो है वो उनको वो आबाद होनी शुरू हो जाएंगी और उनकी मार्केट बढ़ती जाएगी, वो फिर फैलती जाएंगी, वो मुनाफे जो है वो उनसे पैदा होते रहेंगे, वो जो है वो काबिले रफ्तार रहेंगी, काबिले अमल रहेंगी। ये मेरे ख्याल में इस सारे पूरे के पीछे इस प्रोजेक्ट के पीछे मकसद था। फिर ये पाकिस्तानी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में ये क्यों आया, मतलब मुझे नहीं पता कि हमारे जिस गांव में ये हाउसिंग सोसाइटी कायम हो रही है उस पूरे देहात में, बल्कि उसके इर्द गिर्द के दो देहातों में भी कोई बेघर आदमी मौजूद नहीं है। और ये भी एक खास बात है कि इस खित्ते में बेजमीन आदमी भी कोई नहीं है, वो बहुत कम, शायद 2% हो या 3% हो। वो लोग जो नस्लों से जो है वो सैनिटरी वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, वो उनकी एक बड़ी तादाद है कि जिनके पास जमीनें नहीं है,
लेकिन बावजूद उसके किसी न किसी सेटअप में वो अपने मकानात, अपनी झुग्गियां, अपने जो झोंपड़ियां वो तामीर करने के काबिल हैं अभी भी, यानी वो बिल्कुल बेजमीन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जरूरत यह है कि जिन लोगों के पास घर बनाने की अगर जमीन नहीं है तो उनको खालसा सरकार से जमीन अलाट की जाए। बाकी इस यहाँ इस तरह को कोई मसला नहीं है, तो फिर ये क्यों किया जा रहा हारिस है? हारिस इसका भाई सीधा हारिस सीधा भाई मुझे मकसद ये है कि आपके पास जो है वो माजी में भी हमने एक चीज देखी है कि यहाँ पे पीडीए ने एक जो हाउसिंग स्कीम बनाई थी पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उसमें एक फ्लैट सिस्टम भी बनाया गया था, कुछ दुकानात भी तामीर की गई थी, फ्लैट्स भी बनाए गए थे। पीडीए के जितने प्लाट्स थे वो भी बैरून मुल्क लोगों ने खरीदे थे, जो कश्मीरी शहरी हैं बैरून मुल्क मौजूद हैं, और जो फ्लैट्स थे वो भी उन्होंने खरीदे थे। और ये सारा काम किया भी इसलिए जा रहा है कि सरमायाकार यहाँ पे इन्वेस्ट करें, हाउसिंग सोसाइटीज बनाए, चुके पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, इवन कराची में आपको प्रॉपर्टी में कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद नजर आएगी। फिर जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनमें जो मकानात या फ्लैट या प्लाट लेने वाले बहुत सारे कश्मीरियों की तादाद होगी, और वो वाले कश्मीरी होंगे कि जो काला धन वाले नहीं है, बल्कि जिन्होंने यूरोप में, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में, जिन्होंने अमेरिका में, जिन्होंने कनाडा में अपनी मेहनत फरोख्त किया और उसके बदले वहां पे जो है वो प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी इसलिए बना रहे हैं कि वहां पे उनकी फैमिलियां आबाद हों, वहां उनको आबाद किया जाए। तो उस बुनियाद पे जम्मू कश्मीर में इस सारी चीज को लाने का मकसद ये है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं, जो मालकान हैं, बड़े बड़े हाउसिंग जो डेवलपर लैंड डेवलपर्स हैं, उनको वहां पे उस तरह से मुनाफे नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे आबाद होने वाली हाउसिंग सोसाइटीज होंगी जिनसे वो ना सिर्फ मुनाफे हासिल करेंगे बल्कि इन द लॉन्ग रन जब वो हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो चल जाएंगी, तो फिर उनमें से हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन सा प्लाट किसको दिया जा रहा है, कौन यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करने आ रहा है। और जो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो 100 घर बनाने के लिए शुरू की जाएगी, वो फिर हजारों लाखों घर बनाएगी, और फिर तरह तरह के लोग यहाँ पे ना सिर्फ आके रहेंगे बल्कि इसकी डेमोग्राफी चेंज करेंगे, इसकी आबादियाती साख्त जो है वो तब्दील होगी। और उस सब के पीछे इस खित्ते की जमीन का इस्तेसाल करके, इस खित्ते के वसाइल का इस्तेसाल करके सरमायाकार जो है वो अपने मुनाफे तो लूटने में कामयाब होंगे, उसके बदले में जो नुकसान होगा माहौलियाती आलूदगी की सूरत में, यहाँ पे जो है वो जो गंदगी है, गलाजत है, कचरा है, उसकी सूरत में, क्योंकि एक एक हाउसिंग सोसाइटी इन्होंने बनाई थी 80s में, जो जिसको रावला कोट हाउसिंग स्कीम कहा जाता है। आज भी उस हाउसिंग स्कीम में पीने का पानी जो है वो ये पर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं दे सकी। ग्रीन बेल्ट उसका बेच खा गए, नाला जो था वो बेच खा गए, कोई एक ऐसी जगह ने डिस्पेंसरी की जगह बेच दी, प्ले ग्राउंड की जगह बेच दी, पार्क की जगह बेच दी, ग्रीन बेल्ट सारा बेच दिया। जो नाला था वो उसमें भी जो है वो चाइना कटिंग करके वहां पे प्लाट बेच दिए, लेकिन पीने का पानी नहीं दे सके। इस हाउसिंग स्कीम में जितने लोग रहते हैं, मैं खुद इसी हाउसिंग स्कीम में रहता हूँ, तमाम ब्यूरोक्रेट यहाँ पे रह रहे हैं, बड़े पुराने रिटायर अफसरान यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक ठाक मालदार लोग जो बैरून मुल्क अच्छी आमदन हासिल करते हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो हैं खैरात का पानी पीते हैं। एक जो इस शहर में एक पानी है जो एक शख्सियत थे, यूएई में ही होते थे, आप ही के इलाके के थे, साबिर साहब, उन्होंने एक चश्मा, एक बोरिंग जो है वो करवाई थी, वो पानी मीठा निकल आया, पीने का निकल आया। उन्होंने वहां पे जो है वो एक टंकी बनवा के जगह बनाई, पूरी हाउसिंग सोसाइटी जो है उन्होंने वो कारे खैर के लिए, सदका जारिया के लिए वो पानी रखा था। यहाँ एक कमर्शियल बैंक है उसके सामने है, उनका प्लाजा है वो उसके सामने है, पूरी की पूरी हाउसिंग स्कीम जो है वहां से पीने का साफ पानी पानी लेके जाती है। इसी तरह शहर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसी खैराती पानी से जो है वो पीने का पानी लेके जाता है। तो जो पहले से हाउसिंग स्कीम बनाई गई है उसमें सहूलतों का ये आलम है, यानी इस हाउसिंग स्कीम में जो है वो सैनिटेशन के लिए कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ कोई कोई सेवरेज लाइन मौजूद नहीं है, पीने के पानी की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, और इवन दूसरा जो पानी है जो रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए होता है उसकी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। एक लाइन है पब्लिक हेल्थ की जिसमें 15 दिनों में एक बार पानी आता है,
और बिल उसका अलबत्ता आ जाता है हर दूसरे महीने, इकट्ठा 2 महीनों 3 महीनों का। तो ये एक कैफियत है जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ये हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको सहूलियात देने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि वो माल कमाने के लिए बनाई जाती हैं। बिल्कुल और ठीक। इस खित्ते के जमीन का, वसाइल का इस्तेसाल करके खुद अपने मुनाफे कमाने के लिए बनाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन आरिस भाई, आप चूंकि अदालत में हैं, आप पेटिशनर भी हैं, आपने पिटिशन वहां पे की हुई है, आप आपको अदालत से किस तरह का रिलीफ चाहिए? आप अदालत से क्या रिलीफ लेना चाहते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आप अदालत में हैं और अदालत ने स्टे भी किया हुआ है, 11 जनवरी को दोनों फ्रीकेंड तलब भी किए हुए हैं अदालत ने। तो क्या कहते हैं कि अदालत को क्या करना चाहिए अभी? अदालत से किस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए? मेरे ख्याल में हमने जो अदालत में जो पटिशन दायर की है उसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको पॉइंट आउट किया है। पहली बात यह है कि माजी में जंगलात की अराजी जो है वो माजी में भी हाउसिंग अथॉरिटी के लिए, हाउसिंग स्कीम के लिए जो है वो अलाट की गई थी, मंजूर की गई थी। बदू एनओसी महकमा जंगलात, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, उस जो अलाटमेंट है वो मनसूख की गई थी, उस हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग स्कीम जो है उसको मनसूख किया गया था। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मौकों पे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस तरह के फैसले दिए हुए हैं कि इस खित्ते में जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है उसमें आप जंगल की अराजी जो है वो नहीं, किसी तामीराती मकसद के लिए नहीं दे सकते, अलाट नहीं कर सकते। तो तमाम तर जंगलात जो हैं, खास करके जो रिजर्व जंगल है या कम्युनिटी जंगल है, उसको किसी सूरत जो है वो कंस्ट्रक्शन के पर्पज के लिए जो है वो अलाट नहीं किया जा सकता। तो उसमें हमें उम्मीद है कि वो अदालतें जो हैं वो इस जो अपनी साबका रवश है उस पे कायम रहते हुए हक और इंसाफ और कानून और आइन की रूह से फैसला करेंगे। दूसरा, हमने वहां पे ये प्ली ली है कि अगर 2 लाख रुपए सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी हैं तो वो फिर कम्युनिटी जो है वो 2 लाख रुपए भी नहीं बल्कि इसके 5 गुना रकम देने के लिए तैयार है कि उस जमीन को बतौर जंगल जो है वो प्रिजर्व रखा जाए और इस खित्ते के लोगों का, इस खित्ते का जो माहौल है उसको जो है वो उसको महफूज रखा जाए। तो ये एक ओवरऑल हमारी वहाँ पे जो रिट पटिशन है उसमें हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जुमेरात को स्टे ऑर्डर जारी हो गया था, हुक्म इम्तनाई जारी हो गया था। जुमेरात से आज पीर है और डिप्टी कमिश्नर पुंछ को स्टे ऑर्डर की मुसद्दका कापी दिए जाने के बावजूद जुमेरात से लेके आज तक जो है वो उस तामीराती काम जो है वो जारी रखा गया है। इंतजामिया जो है वो पता नहीं किसको कहने पे, किसकी आशीर्वाद से, किसको खुश करने के लिए हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको उन पे अमल दरामद करने की बजाय उस हाउसिंग अथॉरिटी की, हाउसिंग स्कीम की जो तामीराती कंपनी है उसकी पुष्टमनाई कर रही है। ये तरीकाकार जो है वो हम आप ही के तवसत से ये बताना चाहते हैं कि इस तरीकाकार को नहीं चलने दिया जाएगा। कल अगर जो है वो ये नहीं किया जाता है, काम नहीं रोका जाता, तो हम फिर बजोरे ताकत रोकेंगे, क्योंकि अदालतुल आलिया ने, हाई कोर्ट ने ये हुक्म इम्तनाई जारी किया और जुमेरात को काम बंद हो जाना चाहिए था। जुमे वाले दिन हमने डिप्टी कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर तक वो मुसद्दका नकल पहुंचाई थी, मुतल्लिका कंपनी तक पहुंचाई थी, महकमा जंगलात तक पहुंचाई थी। और उसके बावजूद फिर जुमा गुजरा, हफ्ता गुजरा, एतवार गुजरा, आज पीर भी गुजर गया है, वो काम नहीं रोका गया। आज भी मैंने तहसीलदार रावला कोट से बात की थी कि आपके पास वो हदायत पहुंची हुई हैं, आपके पास नकल मुसद्दका पहुंची हुई है। आपने जब काम पे पहले लोग रुकावट डाल रहे थे तो आप बाय फोर्स जाके लोगों को आपने पीछे किया और काम को वहां रखा गया। आज अदालत ने इसको रोक दिया है तो आप जाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और काम रुकवाएं। लेकिन वो उस पर अभी तक नहीं किया गया है। अभी भी हम सुबह तक वेट करेंगे, अगर सुबह काम नहीं रोका जाता हम बजोरे ताकत वो रुकवाएंगे, हम अदालत के फैसले पे अमल दरामद करवाएंगे। और अगर इस पे हटदर्मी की गई और किसी तरह से भी आरिस रियासती जो आरिस भाई, आरिस भाई, डिप्टी 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 कमिश्नर साहब अगर ये अदालत का हुक्म नहीं मानते तो ये तो ही नहीं, अदालत भी है। वो तो फिर हम अदालत में तो बिल्कुल उसमें जाएंगे, क्योंकि हमने उसके प्रूफ लिए हुए हैं, हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, जो वो काम जारी रखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि हम अब चूंकि अदालत में तो हम एप्लीकेशन देंगे, 11 को इन्हें तलब भी किया गया है, 11 जनवरी को
वहाँ ये जवाब भी देंगे। लेकिन ये है कि जब हुक्म इम्तनाई जारी हो गया है, वहाँ पे जंगलात का कटाव है, जिस कटाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमने एप्लीकेशन दी थी, हम उसी वजह से पटिशन में गए हैं। लेकिन वो हुक्म इम्तनाई जारी होने के बावजूद मशीनें लगी हुई हैं, जंगल को काट रही हैं, उस इलाके को काट रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। तो जिला इंतजामिया जो है वो उनकी पुष्टपुनाई कर रही है। तो हमने वक्त दे दिया है, मुनासिब वक्त दे दिया है उनको। और सुबह अगर वो नहीं करते तो फिर हम अपने तरीके से वो करेंगे। फिर हम भी कानून हाथ में लेंगे, फिर उनके मुस्तकबिल में फिर देखेंगे, अगर अदालत इनको ये अलाटमेंट की इजाजत देती भी है तो फिर भी हम ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनने देंगे। आरिस भाई, आखिरी सवाल मेरा कि ये जो आपने पिटिशन की हुई है, या इस तरह की मतलब आपकी कोई अवामी एक्शन कमेटी वहां पे बनी हुई है, या आप कोई चंद दोस्त हैं जो अपनी मतलब छोटी सी एक कमेटी बनाई हुई है, आपने उस बुनियाद पे कर रहे हैं, या बाकायदा तौर पे आप एक अवाम के नुमाइंदे हैं, अवामी एक्शन कमेटी है उसकी बुनियाद पे आप ये सब कर रहे हैं? जी, हमने पूरे दो देहातों की, जो जिन दो देहातों के साथ ये हाउसिंग सोसाइटी लगती है, उन दो देहातों के नुमाइंदगान पे मुश्तमिल तमाम जो लोग हैं उन पे मुश्तमिल मीटिंग की है। मीटिंग के बाद उन दोनों देहातों की पोठी और पड़ाठ की एक्शन कमेटी बनाई गई है। उसमें तमाम इलाकों से लोग मौजूद हैं। उस कमेटी की जानिब से जो है वो 15 रुकनी कमेटी है, उसी की जानिब से ये पटिशन भी दायर की गई है। उसमें पड़ाठ के काउंसलर, जो 9 मंथ के काउंसलर हैं, वो खुद शामिल हैं। बाकी तमाम लोग जो सियासी शख्सियात हैं वो भी शामिल हैं, जो आम लोग हैं वो भी शामिल हैं। और तमाम लोगों का ये एतमाद मौजूद है, तमाम लोगों के फाइनेंस के तहत हमने ना सिर्फ जो है वो कोर्ट से रुजू किया है, बल्कि हम जो है वो मुश्तरका तौर पे कम्युनिटी फाइनेंस के तहत ही वो रकम गवर्नमेंट को देने के लिए हमने जो है वो ऑफर भी की है। और तमाम तर लोग जो हैं वो इस बात पे तैयार हैं। हमने जो इजलास की रुदात है वो भी उसके साथ लगाई हुई है, रिट पटिशन के साथ, और उसमें 100 से जायद लोगों ने दस्तखत किए हुए हैं। 100 से जायद घरों के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे दस्तखत किए हुए हैं। और उसी बुनियाद पे हम पूरे यानी दोनों देहात जो मुतासर हो रहे हैं उनकी अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके जेरे एहतमाम ये सारा काम किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। आखिरी एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन कि जो सिटिंग एमएलए हैं हसन इब्राहिम साहब, क्या आप उनसे राब्ते में हैं? उनको इस सारे इस तनाजर का, इस सिनेरियो का पता है, और क्या उनके कोई इस कमेंट्स इस इशू पे? मैंने बराह रास्त एमएलए साहब से तो मैंने कोई बात नहीं की। अलबत्ता मैंने जो रिपोर्ट है वो उनको भेज दी थी, जो मैंने जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखी थी वो मैंने उनको भेज दी थी। बाकी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिकल, उनको भी वो रिपोर्ट भेज दी गई थी। कुछ लोग मजम्मत भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इस पे कोई बात नहीं की अभी तक। लेकिन ये मजमूई तौर पे जो सियासी कारकुनान हैं वो इस हवाले से हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ राब्ते में भी हैं। और जब भी उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि जब भी जो पड़ाठ और कोठी के लोग जो है वो कोई लाइन ऑफ एक्शन देंगे, तमाम सियासी जमातें हैं, जो सियासी कारकुनान हैं, जो बाशऊर करते हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो उनका साथ देंगी। और हम इस पे पूरी उम्मीद हैं, और हमें यकीन भी है कि जिस तरह लोगों ने हमें जो है वो यकीन दहानी करवाई है, कल अगर कोई इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आती है कि हमें जो है वो सड़कों पे आना पड़े, हमें जो है वो रियासत के सामने खड़ा होना पड़े, तो उसमें वो तमाम लोग हमारे साथ होंगे। हारिस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए, टाइम देने के लिए, और बहुत आपकी जो काविश है वो आपने हमारे नाजरीन के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया हारिस भाई। ख़वातीन थैंक और यू। हज़रात, हारिस भाई जो बहुत ही मंजे हुए एक साफ़ी भी हैं, उसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही जिद्दोजहद के साथ ये एक बहुत ही अंदर से एक बहुत ही बड़ा ये जो इशू था उस पे काम करके ये जो सारी रिपोर्ट बनाकर इसको हमारे सामने रखा, मंजर आम पे लाया, और उसके बाद इस पे काम करके अदालत जाकर आज यहाँ तक नौबत आई है कि अदालत ने इसको स्टे किया और अदालत ने काम रुकवाया हुआ है। ये सारा जो कमाल है, जो सारा इसके पीछे जो लोग हैं, उन लोगों में आरएसपी चूंकि मंजे हुए बड़े मंजे हुए साफी हैं, तो इन्होंने ये सारा अंदर से बहुत ही मेहनत करके हमारे जो अवाम है उनके सामने लाया, और अवाम को उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको लेकर आज ये अदालत में, और 11 जनवरी को अदालत ने बुलाया हुआ है दोनों फ्रीकैन को कि आप दोनों फ्रीकैन आए और बताएं कि असल इशू क्या है। दूसरी तरफ चूंकि जो काम है, हारिस भाई अभी बता रहे थे, वो काम चल रहा है, अदालत ने काम रुकवाने का हुक्म दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद काम चल रहा है।
जो कि अदालत आलिया का हुक्म जो था उसको नहीं माना गया है। इसका मतलब यह है कि तौहीन अदालत भी की जा रही है एक तरफ, दूसरी तरफ तौहीन अदालत हो रही है, काम चल रहा है, काम नहीं रुक रहा। लेकिन उसके बावजूद 11 जनवरी को दोनों फ्रीकैन को अदालत ने तलब किया हुआ है। बहुत सारे इश्यूज हैं, एक तो जंगलात का इशू है, जो सरसब्ज जंगलात, जो सरसब्ज और दरख्तों की बात इमरान खान साहब कर रहे थे, उन्हीं दरख्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, वो चाहती है कि उनको कटवाया जाए, उनको काट कर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए। अपना फीडबैक आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।